दवा फेंक दी गई। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क किनारे ये फेंकी हुई लाखों की दवाएं मिली है। आयरन और कीड़े की दवा है। ये दवा के करीब 5000 डिब्बे फेंके मिले। दवा की एक्सपायरी डेट भी बची है। प्रशासन ने आनन फानन में दवा को हटाया। कर्माटाड़ और बबली गांव के बीच दवाइयां फेंकी गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां देखिए एक्सपायरी डेट भी अभी बची हुई है। यानी कि ये दवाइयां ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये दवाइयां फेंकी गई है और आनन फानन में प्रशासन ने इन दवाइयों को हटाया है। और देखिए ये दवाएं डंप की गई थी। फेंकी गई दवा की एक्सपायरी डेट भी अभी बाकी है और इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। जहां सड़क किनारे लाखों की दवा फेंकी हुई मिली है। ये तस्वीर देखिए, जहां पर ये दवाओं का पूरा ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं इन दवाओं का इस्तेमाल रोगियों को ठीक करने के लिए दिया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद ये दवाइयां ऐसे ही फेंकी हुई है। दिख रहा होगा आपको, डेट दिख रहा होगा। देखिए ये बहुत सा दवा गिरा हुआ था और ये आयरन दवा है जो बच्चों को खून बढ़ाने के लिए दिया जाता है और गर्भवती महिलाओं को। लेकिन ये सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि दवा को सही तरीके से वितरण किया जाए और इस तरह से दवा फेंक कर बर्बाद नहीं किया जाए। और यहाँ ऐसा दवा फेंक दिया है कि पूरा बर्बाद हो गया, करोड़ों का दवा है। पटना जिले के बख्तियारपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सात बैया दियारा में ठनका की चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग झुलस गए हैं। देखिए सभी लोग दरअसल खेत में गेहूं की दबनी कर रहे थे और इसी दौरान खेत में ठनका गिरा। मृतक सभी एक ही परिवार के रहने वाले थे। बारिश के दौरान पानी से बचने के लिए सभी ट्रैक्टर के डाले के नीचे छिपे हुए थे और इसी दौरान ट्रैक्टर के डाले पर ठनका गिर गया। वज्रपात हुआ बारिश के दौरान। उसके दौरान जो है 3 व्यक्ति का जो है मृत्यु हो गया। 5-6 व्यक्ति घायल हो गए। 5-6 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें किन्हीं का पैर जल गया, किन्हीं का हाथ जल गया, किन्हीं का पीठ जल गया है और बाकी जो है एक ही परिवार के 3 व्यक्ति जो है मतलब मर गए हैं। बेटा के सदीसोपुर देवी स्थान के पीछे ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरा, जिसके बाद ताड़ के पेड़ में आग लग गई। पेड़ पर लगी आग की चपेट में एक झोपड़ी भी आ गई। देखते ही देखते झोपड़ी पूरी तरह से जल गई। हालांकि भारी बारिश के कारण आग बुझ गई। तो पेड़ के पास की झोपड़ी है, जहां पर देखिए इसमें आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि बारिश हो रही थी और इस वजह से भी आग बुझाने में थोड़ी मदद मिली। बेटा की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जहां ये झोपड़ी जलकर खाक हो गई। धनबाद से खबर मिल रही है, जहां पर शहर में देखिए कई संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं। लोगों की आतंकी होने का शक है। संदिग्ध लोगों का वीडियो वायरल हुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ है संदिग्ध का वीडियो। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब जांच कर रही है। बलियापुर थाना क्षेत्र के हटिया के पास का ये मामला है, जहां पर कुछ लोगों के आतंकी होने की सूचना मिल रही है। संदिग्ध लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये तस्वीर यहाँ पर दरअसल ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और अब इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। कुछ लोगों के आतंकी होने की सूचना है। संदिग्ध लोगों की पहचान अब की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अब ये जो मामला है पुलिस के संज्ञान में। ये देखिए ये कुछ लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं। बलियापुर थाना क्षेत्र के हटिया के पास का ये मामला, कुछ लोग इसे आतंकी बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है ये लोग कौन है। देर रात देखिए अंधेरे ये लोग जो हैं अंधेरे का फायदा उठा करके ये लोग यहाँ से कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कौन है इसकी पहचान करने में अब पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला है। बलियापुर थाना क्षेत्र के हटिया के पास का ये मामला है। खबर भागलपुर से है, जहां बदमाशों ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। व्यवसायियों ने आक्रोश में नौगछिया बाजार को बंद रखा और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से व्यवसायियों की सुरक्षा की भी मांग की। नौगछिया बंद रहेगा, आज नौगछिया बंद रहेगा। कहा जा सकता है कभी भी किसी नाजायज आदमी को न पेरिए। तो व्यवसायी की हत्या हुई और इस हत्या के बाद से ये आक्रोश है। सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, जहां देखिए जिस हत्याकांड की पूरी तस्वीर
सामने आई है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कैसे अपराधी पहुंचते हैं, यहाँ व्यवसायी को निशाना बनाते हैं और प्रशासन से बाकी व्यवसायियों के लिए सुरक्षा की मांग की गई। इस बंद को लेकर के तस्वीरें भी सामने आई। अब प्रशासन का माहौल बाजार में नहीं है, प्रशासन का नामो निशान बाजार में नहीं दिखता है। पहले फुट पेट्रोलिंग पैदल घूमते रहते थे लाठी लेके, उस सब अब तो प्रशासन कहीं दिखती नहीं है कि प्रशासन कहीं है। सिर्फ वैशाली चौक पर एक गाड़ी लगा के वहाँ सोती रहती है, जिससे पर व्यवसायी अपना वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे एक व्यवसाय भाई की गोली मारकर इतनी चलती फिरती रोड में और कोई खास समय भी नहीं, 9 बजे की रात में उन्हें गोली मार के हत्या कर दी जाती। कल रात में एक जो घटना हुई है, प्रशासन बहुत ही कमज़ोर इसमें दिख रही है। उनकी तरफ से कोई प्रशासन सुविधा नहीं मिल रही है। बाज़ार में यातायात, लोग गाड़ी किसी भी तरह का जाम लगना या बेबाक तरह से घूमना फिरना, इस पर कोई भी रोकथाम, कोई चेकिंग नहीं। आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आए हुए जीजा और साला आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर तू मैं होने लगी और देखते ही देखते ये मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अस्पताल में भर्ती है। गिरिडीह में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े और एक दूसरे पर पथराव किया। घटना देवरी थाना क्षेत्र के रतोइया गांव की है। हिंसक झड़प में दोनों पक्ष के 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाया है। आपस में दोनों लड़ रहा है, पूरा गांव को बाधित कर रहा है लोग। हाँ 100 साल से रोड है इसमें, नरेगा 2000 जवाहर योजना से काम भी हुआ इसमें। हाँ रोड में सरकारी काम भी हुआ है। सरकारी काम हो, देखिए नीचे तक जाके देख सकते हैं। अच्छा बताइए, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? जैसे कि रोड में देखिए आपस में विवाद है, लोग कर रहे हैं, आपस में खूनी संघर्ष हो सकता है इसमें। तो विवाद के चलते क्या रोड को बंद करना उचित है? खरीदा है जमीन तो बोला है विवाद के चलते रोड बंद किया है घर वाला। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पीके ने तेजस्वी के क्षेत्र को सबसे पिछड़ा बता दिया है। पीके ने कहा कि देश के किसी भी सीएम और डिप्टी सीएम के क्षेत्र की तुलना में सबसे पिछड़ा क्षेत्र राघोपुर है। प्रशांत किशोर के राघोपुर वाले वार के बाद अब सियासी पलटवार जारी है। आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की जनता से अपने लिए एक और मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि वो बिहार में विकास और नौकरी की बहार लेकर आएंगे, पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने उनके विकास मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पीके ने कहा कि देश के किसी भी सीएम और डिप्टी सीएम के क्षेत्र की तुलना में सबसे पिछड़ा क्षेत्र राघोपुर है। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे, अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में, तो कोई जाति, कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। दरअसल राघोपुर दियारा इलाके में पड़ता है, जहां बारिश के मौसम में आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में पीपा पुल राघोपुर के लोगों का सहारा बनता है। इसी पीपा पुल को लेकर पीके ने तेजस्वी को घेरा तो उनके बयान पर सियासी बवाल मच गया। तेजस्वी जब भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो क्षेत्र विकास के आंकड़ों में सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहेगा, क्योंकि वो लालू के लाल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नेताओं से पूछिए कि 20 सालों में बिहार का किस तरह से विकास हुआ है। बिहार में जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। राजनीतिक स्वामी भक्ति उन्हें करनी पड़ेगी। जिस दल ने उन्हें बिहार में भेजा है, उस दल के लिए स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र सचमुच खास है।
दो मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी इसका नेतृत्व कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की अद्यतन स्थिति क्या है, सबको मालूम। पीके के बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। बिहार की जनता से मौका मांगने वाले तेजस्वी यादव के सामने पीके ने उन्हें मौका देने वाले राघोपुर क्षेत्र की तस्वीर रख दी है। अब देखना यह होगा कि सियासी बवाल का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राजीव विमल और संजय कुमार की रिपोर्ट। चुनावी साल में बिहार में सभी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ महागठबंधन अब 3 बैठकें अब तक कर चुका है, वहीं महागठबंधन ने सभी पार्टियों में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए जिला स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 18 मई को जिला स्तर पर सभी पार्टियों के बीच बैठक कर समन्वय और संवाद स्थापित किया जाएगा। महागठबंधन का दावा है कि चुनाव में बेहतर समन्वय और रणनीति से उनकी जीत तय है, तो महागठबंधन के दावे को एनडीए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। गठबंधन की बैठकों से यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि महागठबंधन बेहतर समन्वय, बेहतर विचार और जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। जबकि एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है। चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं। अति पिछड़ा महादलित समुदाय के मुसलमान भाई जितने भी लोग हैं, उन लोग को हम लोग जाके घर घर तक गांव में बताएंगे और हम लोग 10 साल का ये कुशासन की सरकार का हम लोग 10 साल से पिछड़ा नहीं जाएंगे। बस 10 साल का हिसाब किताब में ही तो सुहा हो जाएगा एनडीए। बिहार में एनडीए के लिए महागठबंधन कोई चुनौती नहीं। एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। अब महागठबंधन नहीं है, वो ठग बंधन है। बिहार में महागठबंधन सत्तालोलुप दलों का महागठबंधन है। बिहार में चुनाव का समय नजदीक आता देख अपनी मजबूती के लिए बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों को यह भी पता है कि बिहार में उनकी तगड़ी हार सुनिश्चित है। वे अपनी साख बचाने के लिए खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं। महागठबंधन की बैठक और एकजुटता के सवाल पर मंत्री मंगल पांडे ने तंज कसा। मंगल पांडे ने कहा, कांग्रेस तेजस्वी को नेता नहीं मान रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद सीएम चेहरा तय होगा, तो फिर महागठबंधन एकजुट कैसे है? कैसे एकजुट है ये जनता देख रही है कि कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है, उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते और चुनाव के बाद तय करेंगे कि नेता हमारा कौन होगा। तो यही तो एकजुटता है कि नेता मानने को तैयार थे। तो जो नेता ही नहीं मानता है किसी को, उस गठबंधन में एकजुटता कैसे हो जाती है? आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। शक्ति यादव का आरोप है कि बिहार की सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिस पर बयानबाजी हो रही है। बिहार में एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित आईएएस अफसर संजीव हंस, ऋषु श्री और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले ने राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि बिहार सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है। महत्वपूर्ण विषय है कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन मामलों में देश की एजेंसी ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की, तो पकड़ा भी गया। अरे तारनी दास तक को पकड़ा पैसा ना भाई, उसका नाम तक जिक्र किया गया है, इसमें कहीं है जिक्र, बताइए। और अन्य लोगों का बात की गई है। लोक सेवक अन्य होते हैं क्या? ये किसको बेवकूफ बना रही है बिहार की सरकार? भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण की जो भूमिका अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेतता के बावजूद भी। शक्ति यादव के आरोप पर जेडीयू ने जवाब देने में देर नहीं की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचारी को न बचाती है न फंसाती है। यदि आरजेडी के पास कोई सबूत है तो वो ईडी और एसबीयू को दे दे। भ्रष्टाचारी को हम बचाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हों, वो प्रवचन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को चिंता अगर ज्यादा इस बात का है तो कोई रोक रहा है?
बेल के लिए आवेदन दीजिएगा कोर्ट में। अब विशेष निगरानी इकाई को अगर साक्ष्य तो नहीं दीजिएगा, ईडी को प्रपत्र नहीं लिखिएगा। इसलिए राजनैतिक बयान देने से महत्वपूर्ण यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जो ही जानकारी मिली, निर्मोही तरीके से राज्य सरकार के विशेष निगरानी इकाई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बीजेपी ने भी बिहार की डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा किया, तो कांग्रेस ने जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। राजद के द्वारा लगाया गया यह आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। बिहार में उनकी अपनी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की विरासत से ध्यान भटकाने का यह एक हताश प्रयास है। एनडीए हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जानी जाती है। जिन अधिकारियों के पास से पैसे पकड़ाए हैं उनका नाम लेकर उस रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन एफआईआर में उन लोगों का नाम क्यों गायब है, अन्य अधिकारी क्यों कर दिया गया है, जबकि डिटेल में ईडी ने उनका नामों का दर्ज उसमें वर्णन किया है कि किस अधिकारी के पास से कितने पैसे कब मिले हैं छापा के दौरान। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच विशेष निगरानी इकाई की जांच जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या क्या तथ्य सामने आते हैं और उसका बिहार की सियासत पर क्या असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक नई रणनीति तैयार की है। बीजेपी देश के अलग अलग राज्यों में बसे हुए बिहारियों से बिहार आकर वोट डालने की अपील कर रही है, तो विपक्ष इस अभियान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अब प्रवासी बिहारियों पर दांव खेला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी देश भर में बसे बिहारियों को बिहार लौटकर वोट देने की अपील कर रही है। बीजेपी देश की 28 राज्यों में अपने कार्यकर्ता भेजकर प्रवासी बिहारियों से संपर्क कर रही है। ये अभियान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे बिहारी बहुल राज्यों में चलाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी देश के 28 राज्यों के 74 स्थानों पर यह आयोजन कर रही है। नई जातीय गणना के मुताबिक करीब 16 लाख बिहारी देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी करते हैं, जो सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखते हैं। इनकी बड़ी संख्या को मतदान के लिए प्रेरित करना एनडीए की जीत में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझना जरूरी है। नई जातीय गणना के अनुसार 15,89,000 लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं। शिक्षा के लिए 23,838 लोग बिहार से बाहर रहते हैं। सामान्य जाति से 2% लोग यानी कि 4 लाख लोग बाहर रहते हैं। पिछड़ा वर्ग से 4,09,000 लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5,08,000 लोग बाहर हैं। दलित जातियों की 2,42,000 आबादी बिहार से बाहर है। एसटी में 24,000 से अधिक लोग दूसरे राज्य में काम करते हैं। बिहार से बाहर रह रहे लोगों से अपील करते हुए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सबकी सहभागिता जरूरी है। और जितने भी बिहारी बाहर रहते हैं उन्हें बिहार के विकास पर गर्व होता है, तो हमारी यही अपेक्षा है, उनसे यही अनुरोध है कि वो भी बिहार आए, अपने एक एक वोट से एक मजबूत सरकार बनाए, ताकि बिहार मजबूती से प्रगति के पथ पर और अग्रसर हो। बीजेपी के इस अभियान पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने बिहारियों को पहले पलायन के लिए मजबूर किया और अब उन्हीं के पास वोट मांगने जा रही है। सभी को इन्होंने तो बाहर भेज दिया अपने कार्यकाल में, और इस प्रोग्राम से तो ये उस पर ठप्पा लगा रहे हैं ना कि इनके कार्यकाल में पलायन हुआ था, और सिर्फ वोट लेने के लिए उन लोगों को जा के खुशामद कर रहे हैं। जबकि डबल इंजन सरकार ने 20 वर्षों में पलायन की स्थिति, पलायनवादी राजनीति को बढ़ावा दिया, नौकरी और रोजगार नहीं दिए, उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए। बिहार की इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार ने किया है। बीजेपी की रणनीति चुनावी नतीजों को किस हद तक प्रभावित करेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ है कि बिहार की सियासत अब देश के हर कोने में बसे बिहारियों तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवीएस नारायण की रिपोर्ट।
राजधानी पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट के मामले में वीआईपी के नेता आनंद मधुकर फरार चल रहा है, लेकिन पटना पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। पिछले 15 अप्रैल को आनंद मधुकर ने अपने कुर्गों के साथ फायरिंग और मारपीट की घटना को अंजाम देकर राजधानी को दहला दिया था। उसके बाद से ही पुलिस उसे पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन आनंद मधुकर की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पिरमुहानी में स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होता दिख रहा है। पटना के एसएसपी से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आनंद मधुकर की जल्द गिरफ्तारी होगी और अगर वह गिरफ्तार नहीं होता है तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रहे हैं थानाध्यक्ष अपने स्तर से, और गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग कुर्की जब्ती जो हमारा प्रोसेस है वो हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। गोली उन्होंने जिस तरह से चलवाई थी, वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, उस पर हम सभी लोग बहुत गंभीर हैं, उसको गंभीरता से लिया भी गया था। बीच शहर में गोलीबारी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाती है और इसलिए हमने कहा कि थानाध्यक्ष स्वयं इसमें लगे हुए हैं और जल्द से जल्द या तो गिरफ्तारी होगी या कुर्की जब्ती होगी।